This is the third chapter now. Liberalization, privatization and globalization and appraisal. Now again the unit is first 12 marks, जिसमें से 2 चैप्टर हमने कर लिया और अब थर्ड चैप्टर आ गया, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। नाउ 12 मार्क्स की जो यूनिट है उसमें 3 चैप्टर्स है, उसमें से सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है इसी चैप्टर का होता है। मतलब ये मान के चलिए कि आप 6 मार्क्स इसके कंफर्म है। तो अगर वो फर्स्ट 2 चैप्टर्स हम पढ़ते हैं केवल देखो समझने के लिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर थर्ड को आपको समझना है तो वो 2 चैप्टर ढंग से क्लियर होने चाहिए। बट अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसका सबसे ज्यादा वेटेज है 6 मार्क्स, तो 50% वेटेज तो इसी चैप्टर का होता है। ये चैप्टर तो हमें बहुत अच्छे से तैयार करना है, तो वेटेज के हिसाब से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब हम इसमें वही प्रोसीजर रखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम टारगेट स्टडी मार्क करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस द डाउट्स। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन 2023 में लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन आया है। सबसे पहला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग। ये केस स्टडी है पूरी, है ना, ये पूरी केस स्टडी आई है। और इंटरेस्टिंग पार्ट देखिए, अब इस केस स्टडी में इसका सारा आंसर भी है क्वेश्चंस के नीचे। तो ये पूरी केस स्टडी आपने पढ़ी होगी, इसी के अंदर सब कुछ आंसर है इसके। अब देखिए ये केस स्टडी है पूरी। नाउ इसका सबसे पहला क्वेश्चन आया है, ब्रीफली आउटलाइन एनी 2 रीजंस फॉर द इनिशिएशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। तो व्हाट वर द रीजंस, व्हाट वाज द इकोनॉमिक क्राइसिस। मैंने इसको वैसे आपको शुरू से तैयार करवाया कि इसमें बस आपको केवल रीजन ही करने, इसकी डिटेल तो आप मन से भी लिख सकते हो। तो वो हमने शुरू से जब चैप्टर पढ़ा है तब भी उसको पूरा फोकस रखा है। तो वो हमारे पूरे कितने 6 पॉइंट्स है। कोई बता सकता है नेम 6 पॉइंट्स के? हालांकि वो अपन को तो इसकी केस स्टडी में से लिखना है, बाकी अपन को तो पूरे 6 पॉइंट्स ही याद है। द पॉलिसीज इन बिटवीन, द पॉलिसीज अडॉप्टेड इन बिटवीन 1950 टू 1991। तो 1950 से लेकर 1991 तक जो पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट ने अडेप्ट की, वहीं से ये सारी प्रॉब्लम्स अराइज हुई। तो वो पॉलिसी क्या थी उसको हम 2 वर्ड में खत्म करते हैं, 2 सेंटेंस। देखिए सबसे पहला था क्लोज्ड इकोनॉमी। 1950 से लेकर 1991 तक अगर हम ओवरऑल मेजरली डिस्कस करें तो उस टाइम में हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी थी। और सेकंड जो इसका फीचर था, द डोमिनेंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर इन बिटवीन 90। तो ये 2 जो फीचर्स है ना, ये अपने आप में पूरी पॉलिसीज को, मतलब पूरी थीम यही थी, बेस यही था। तो आपने देखा कि 1990 तक सारी डोमिनेंसी पब्लिक सेक्टर की थी। अब उसके रीजन क्या थे वो अलग चीज़ है, और क्लोज्ड इकोनॉमी थी। यस और नो बताओ, आप एग्री करते हैं इस बात से? पूरा सेकंड चैप्टर पढ़ने के बाद में, 4 चैप्टर पढ़ने के बाद में, उसके 4 पार्ट्स पढ़ने के बाद में फाइनली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अल्टीमेटली ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स उसके निकल के आते हैं। क्या आया था, कैसे? देखिए पब्लिक सेक्टर की वजह से सारा ये फिजिकल माउंटिंग फिजिकल डेफिसिट हुआ, ठीक है ना। पब्लिक सेक्टर की वजह से ही लॉस मेकिंग यूनिट हुई, ठीक है। और क्लोज्ड इकोनॉमी की वजह से हमारा क्या हो गया, बीओपी डेफिसिट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है ना। और इसके अलावा माउंट इन्फ्लेशन बेसिकली हो गया क्योंकि डिमांड ज़्यादा बढ़ती गई, प्रोडक्शन बढ़ा नहीं, हमने क्लोज्ड इकोनॉमी कर दी। तो ये सारे पॉइंट्स वहीं से निकल के आ रहे हैं टोटल। अगर आप देखोगे तो उन 2 पॉलिसी, मेनली 2 जो हमने अडॉप्ट की, उसकी वजह से सारा इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। तो वो सारा इसमें दे रखा है। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ सेट ऑफ एस्टैब्लिश्ड एंड स्ट्रक्चरल मेजर्स to solve the economic crisis, state key initiative and the objective of these policies adopted by the government of India। तो बच्चे इसमें केस स्टडी में इसका प्रॉपर देखो, प्रॉपर आंसर दे रखा है, कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए ये तो इसका वही दे रखा है कि व्हाट वर द इकोनॉमिक क्राइसिस, तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस दे रखा है, ठीक है। उसके बाद फिर ये स्ट्रक्चरल स्टेबलाइज एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, तो ये स्टेबलाइज मेजर्स दे रखे हैं। के बाद में ये स्ट्रक्चरल मेजर्स दे रखे हैं, ये स्टेबलाइज दे रखे हैं, सॉरी द की ऑब्जेक्टिव स्टेबलाइज दे रखे हैं, फिर स्ट्रक्चरल दे रखे हैं, और इनका ऑब्जेक्टिव भी यहाँ बता रखा है। ये ऑब्जेक्टिव आपको लिखना है, द की ऑब्जेक्टिव वाज स्टेबलाइज पॉलिसी वाज टू ब्रिंग द ग्रोथ ऑफ द एग्रीगेट डिमांड लाइन विद द लॉन्ग टर्म ग्रोथ विद द पाथ ऑफ इकोनॉमी। और ये इसके बाद में स्ट्रक्चरल मेजर्स। तो आपको 2 पॉइंट इसमें से लेने, 2 इसमें से ऑब्जेक्टिव लिखना है और इसमें से आपको आंसर। तो पूरा आंसर इसी के अंदर दे रखा है आपको। तो बताओ इसमें कोई डाउट है क्या फर्स्ट क्वेश्चन में? ना उसके बाद फिर
नेक्स्ट देखिए सेट 2 और 3 में थोड़ा डिफरेंट आया है। डिस्कस एनी टू रीजंस बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो ये तो सेम ही क्वेश्चन आया, बस थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो गई, तो रीजन वही रहेंगे। नाउ इन रेस्पॉन्स टू द इमर्जिंग क्राइसिस 1991 द गवर्नमेंट इनिशिएटेड अ set of stabilize and structural reforms, briefly discuss any 3 of such measures। तो measures का मतलब सॉल्यूशन, तो आपको इसमें क्या बताने हैं, आप कोई भी जैसे सेलेक्ट कर लो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में से कोई से भी 3 ले लो। जैसे आपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में जैसे कुछ उठा लिया, आपने कुछ फाइनेंशियल सेक्टर से ले लिया, आपने टेक फॉरेन ट्रेड से ले लिया, कहीं से भी ग्लोबलाइजेशन से, प्राइवेटाइजेशन से, तो आपको 3 पॉइंट कहीं से भी एनी, उसमें लिखा हुआ एनी रिलेवेंट पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड, तो वो 3 पॉइंट आप कोई भी लेके उनको ब्रीफ में क्या कर दो, आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें मेजर्स आपको बताने हैं कि फाइनली क्या स्टेप्स ली गई। तो मेनली तो 3 ही थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो एज ए होल बता सकते हो आप, या फिर उनमें से पर्टिकुलर जो जैसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर हुआ था और पब्लिक सेक्टर हुआ था, लाइसेंसिंग खत्म हुआ था, कुछ भी 3 पॉइंट लेके आप उनको ब्रीफ में क्या कर दो, एक्सप्लेन कर दो ना। उसके बाद फिर देखिए 2022, तो इसमें तो सारा ऑब्जेक्टिव टाइप आया। 2020 तो क्या था, कोविड वाला टाइम था, तो उस टाइम में ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ था टर्म 1, तो टर्म 1 में ही सिलेबस आया था। इंडिया हैज़ बिकम ए प्रेफर्ड आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशंस बिकॉज ऑफ, तो ये तो बिल्कुल ईजी आंसर है, डायरेक्ट आंसर है। बताओ तीनों ही ये होंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ द अनस्किल्ड लेबर, तो स्किल्ड ये नहीं होगा, बाकी ये दोनों होंगे। ये तो डायरेक्ट आंसर आपके सामने मार्क भी किया हुआ है। अब आपको तो यहाँ यही देखना है कि कौन सा टॉपिक टारगेट किया जा रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद फिर आंसर तो सारे लिखे हुए हैं इनके। अभी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया है, इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। तो आपको पता है कि अगेन आपके सामने वही आ गया, रीजंस फॉर इकोनॉमिक क्राइसिस, देखिए वही आ रहा है। अब 2023 में भी इसका क्वेश्चन आया है, अभी 1 मार्क मल्टीपल चॉइस में भी आया है, ठीक है। तो ये देखिए इसके अंदर इंक्रीज इन एक्सपोर्ट आ जाएगा, बाकी तो आपको पता है ये सारा। देन उसके बाद फिर स्टेटमेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, अगेन देखिए क्वेश्चन रिपीट ही हो गया ना, 2020 में भी है, 2023 में भी है। रिफॉर्म एम्ड इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द economy and increasing its international competitiveness. Structural reforms measures are short term measures intend to correct the weakness of the economy। तो बताओ क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा इसका भाई। स्ट्रक्चरल जो रिफॉर्म्स थे वो तो लॉन्ग रन थे ना, स्टेबलाइज शॉर्ट रन थे, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया और फर्स्ट करेक्ट हो गया, उसका आंसर आ गया सी। देन उसके बाद इन ऑर्डर टू मार्क द एंड ऑफ द लाइसेंस राज मेजर्स वॉज वर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बताओ कौन से मेजर्स ले लिए लाइसेंस राज को खत्म करने के लिए, क्यों लिबरलाइजेशन, क्योंकि लिबरलाइजेशन का क्या मतलब था, फ्रीडम फ्रॉम अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन, से डेफिनेशन से क्लियर है, लिबरलाइजेशन मतलब फ्रीडम फ्रॉम अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन विच वाज इम्पोज्ड इन बिटवीन 1950 टू 1991। ये मीनिंग की से इसका आंसर है। देन प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इम्प्लाइज, ये भी आपको पता है कि प्राइवेटाइजेशन के जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो 2 होता है, माइनॉरिटी और स्ट्रेटेजिक सेल, तो इसका आंसर हमारा डी आ जाएगा। फिर उसके बाद में फिर मैच द फॉलोइंग्स, उसमें देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में कौन सा आएगा इनमें से, वो आपको मैच करना है। फाइनेंशियल सेक्टर में कौन सा आएगा, फिजिकल और फॉरेन। इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, क्योंकि प्रॉपर बच्चे क्या करते हैं, मिक्सअप कर देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो इसमें आइडेंटिफाई आपको करना है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म इसमें क्या होगा बताओ, एबोलिशन ऑफ लाइसेंसिंग। फिर फाइनेंशियल सेक्टर में क्या हो जाएगा, रोल ऑफ आरबीआई। फिर फिजिकल में टैक्स आ जाएगा। अब इनमें कंफ्यूजन आता है, टैक्स और इनको मिक्स कर देते हैं, और फॉरेन एक्सचेंज में ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर मार्क कर देंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। और इसमें तो देखो सीबीएसई ने कितना इजी किया है, मतलब इतना इजी देता है सीबीएसई। तो आप देखिए इसके अंदर एक भी अगर बच्चे को आता था, फर्स्ट वाला भी, कि इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में वो, और उसको पता है कि एबोलिशन ऑफ लाइसेंसिंग, और वो कॉन्फिडेंट था कि यार ये आंसर सही है, तो पूरा आंसर सही कर सकता था। कैसे, देखो इसमें आगे कंफ्यूजन नहीं है। इसके मल्टीपल चॉइस में देखोगे तो ए फोर्थ इसका, तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन में ऐसा कंफ्यूजन दे ही नहीं रखा। ये तो बिल्कुल ही डायरेक्ट बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ना। उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 क्रिएटेड ए ग्रोथ पाथ
वेयर ऑल द सेक्टर्स डिड नॉट ग्रो एट द सेम पेज। तो देखिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1988 ऑल द सेक्टर्स, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं लग रहा ना, क्योंकि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ वो केवल बेसिकली जो बेनिफिट हुआ वो किस सेक्टर को हुआ, सर्विस सेक्टर को हुआ था। अगर आपने पढ़ा हो तो सर्विस सेक्टर को बेनिफिट मिला। इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर तो आपको पता है कि टोटली वाज नेग्लेक्टेड और वर नेग्लेक्टेड। एग्रीकल्चर सेक्टर आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1910 एक्सपीरियंस एक्सेलरेटिंग ग्रोथ रेट। तो क्या मतलब ये क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, और फर्स्ट क्या, इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड क्रिएटेड ग्रोथ पाथ वेयर ऑल द सेक्टर डिड नॉट ग्रो एट द सेम, तो बिल्कुल सही है। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है और सेकंड वाला गलत है, क्योंकि सारे सेक्टर को इक्वली ग्रोथ नहीं मिली थी, तो वो सही है बिल्कुल, क्योंकि उसमें केवल सर्विस सेक्टर को मिली थी। और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री तो टोटली क्या था, वॉज नेग्लेक्टेड, तो इसका मतलब तो ये आंसर इसका सी करेक्ट दे रखा है। देन उसके बाद में फिर अगेन स्टेटमेंट, द डिमोनेटाइजेशन ऑफ currency was undertaken by the India government on November 18, 2016. Demonetization has increased the popularity of the e-wallet in the India. तो बहुत statements are correct, yes or no. Then उसके बाद match the situation in the given column first second में देखिए। अब अगेन देखिए क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन, बस उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, सेम वैसा ही क्वेश्चन है वो रिफॉर्म वाला। तो गुड्स प्रोड्यूस बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वर डी रिजर्व, किस में आएगा, अब बस इधर चेंज कर दिया, इधर लिया था पहले इधर कर दिया, तो चेंज करके दे दिया, तो इसके अंदर अगेन ये किस में आएगा, ठीक है इसमें, और वो किसका पार्ट था, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म का, है ना, ठीक है। और फिर ये फॉरेन वाला, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट हैज रीज, तो ये किस में आएगा, फाइनेंशियल सेक्टर में, और इस तरीके से आपको कैटेगराइज करना, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, इसका आंसर है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग था, देखो इसके अंदर जैसे ए ऑप्शन है फोर्थ, तो फोर्थ यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, फिर से थर्ड यहाँ भी आ रहा है, थर्ड यहाँ भी आ रहा है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, ऐसे कंफ्यूजिंग होता है कि बार तो लास्ट तक ये कंफ्यूजिंग होता है, तो इस तरीके से ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बाकी तो बहुत पहले वाला तो बहुत ही था। ये 1991 वॉज द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ डिवेल्युएशन ऑफ इंडियाज रुपीज, क्या हुआ था, किया ही किस लिए था, मेन मोटिव ही क्या था डिवेल्युएशन का, कहीं ना कहीं हमारे को फॉरेन रिजर्व्स को बढ़ाना था, तो इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। फिर उसके बाद में स्टेटमेंट, द टैक्स रिडक्शन इन द इकोनॉमी रिफॉर्म पीरियड वाज एम्ड टू यील्ड लार्ज टैक्स रेवेन्यू एंड कर्ब द टैक्स इवेजन, बिल्कुल सही है। टैक्स रिडक्शंस नेगेटिवली अफेक्टेड द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखिए, पोस्ट 1991 इंडिया हैज become the favored outsourcing destination in the world. India labor have skilled labor force, तो बिल्कुल असर्शन रीजन दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। देन उसके बाद रीजन अगेन स्टेटमेंट, डिमोनेटाइजेशन वाज इनिशिएटेड टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कर्ब ब्लैक मनी, ये बिल्कुल सही है। डिमोनेटाइजेशन हैज लीड पीपल टू शिफ्ट फ्रॉम कैश पेमेंट टू इलेक्ट्रिक पे, भी सही, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। देन उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 पेव टू द वे फॉर द लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, the way the liberalization of economy and the economic reforms of 1991 relaxed the restrictions imposed by the government on the private sector, इसमें भी क्या है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देन उसके बाद फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो बताइए कौन सा है, ऑल टाइप ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स हैव बीन, ऐसा थोड़ी हुआ था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को थोड़ी किया था, किसको, सारे इनडायरेक्ट को किया था, और ये बेसिकली किसका इंप्रूव्ड वर्जन था, इससे पहले टैक्स कौन सा था, जीएसटी से पहले टैक्स कौन सा था, वैल्यू एडेड, ये भी पता होना चाहिए, एक तरीके से वैल्यू एडेड का इंप्रूव्ड वर्जन था, तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वैल्यू एडेड का था और इनडायरेक्ट टैक्स को सबमर्ज्ड किया था, तो ये आंसर हो गया। नाउ अगेन ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, पूरी केस स्टडी है, उसके बाद में आपको सारा स्कैनर मैंने दे ही रखा है, तो आप उसमें से केस स्टडी पढ़ लेना। अब डायरेक्ट चलते हैं हम। ग्लोबलाइजेशन हैज रिजल्टेड इन द हायर इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इन द इंडियन इकोनॉमी, तो ठीक है,
ग्लोबलाइजेशन implies the integration of domestic economy with the rest of the world through the trade and capital flow. तो इसका आंसर भी क्या होगा, ए दोनों ही सही है। देन उसके बाद फिर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट ए फीचर ऑफ एमएसएमईज, एमएसएमईज का कौन सा नहीं है, तो इसमें आंसर लिखा हुआ है, इट लीड टू द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द फ्यू हैंड्स। तो आपको पता है कि एमएसएमईज का मेन मोटिव ही क्या था कि इनइक्वालिटीज खत्म करना, चाहे वो कोई रीजनल हो या पर्सनल कोई सी, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देन उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ गिवन द टेक्स्ट एंड कॉमन नॉलेज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। A stronger participation of MSME help in the fulfilling export demand and accelerating the growth in India, बिल्कुल सही। Then globalization bring on the basis of following text and common knowledge identify the incorrect statement। इसमें incorrect statement कौन सा होगा, globalization bring innovation and productivity, MSME is a part of global value chain और MSME are the नॉमिनल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द, तो ये तो ज़्यादा होता है तो नॉमिनल नहीं होता है, तो इसलिए इसका डी क्या है, इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही है। देन उसके बाद में आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। एमएसएमई कवर्ड 80% ऑफ द इंडस्ट्रीज इन कंट्री, एमएसएमई अकाउंट फॉर द मोर देन 50% ऑफ द एक्सपोर्ट्स, और उसके बाद एमएसएमई प्रोवाइड जॉब to over the 120 million people, MSME account for the 130% of the। तो देखो ये बच्चे जो क्वेश्चन है वो केस स्टडी बेस्ड है, वैसे हमारे सिलेबस में एमएसएमई इतना डिटेल नहीं दे रखा, तो आई थिंक ये इसमें दे रखा होगा, तो इसमें से उठाना है ये आंसर। तो देखिए इसमें जीडीपी में क्या लिखा हुआ, 45% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट, देखो यहाँ लिखा हुआ 45% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स, तो इसलिए वहाँ 50% लिखा हुआ है, तो वो आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं दे रखा ये कितना कंट्रीब्यूशन एमएसएमई का है या नहीं है, बट ये केस बेस्ड है, तो केस में से इसका आंसर है। तो ये तो बहुत इजी था, डायरेक्ट केस से आपको इसमें देखना था, सब डेटा इसमें दे रखा, उसी डेटा को आपको यहाँ करना था ना। उसके बाद फिर वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बून फॉर द एमएसएमई सेगमेंट, इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन है। डी में क्या है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो इसका मतलब क्या नहीं है, फोर्थ वाला नहीं है, यूज ऑफ सुपीरियर टेक्नोलॉजी, तो बिल्कुल सही है। ये वोकल फॉर लोकल का मेन फोकस ये नहीं था, मेन फोकस क्या था कि वही सेल्फ रिलायंट होना, और वो सारे पॉइंट थे। फिर उसके बाद इज द आउटकम ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, क्या था, उसका आंसर सी दे रखा है, लिखा तीनों ही है, ठीक है। देन उसके बाद अब देखिए 2020 के अंदर जो क्वेश्चन आए इनके तो सबके आंसर वैसे भी लिखे हुए थे, और केस स्टडी बेस्ड भी क्वेश्चन थे ये, और कुछ नॉलेज बेस्ड भी थे। नाउ अब देखिए 2020 इज वन ऑफ द टैक्स एलिमिनेटेड आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखो आ गया ना क्वेश्चन, कौन सा टैक्स खत्म हुआ, अभी भी बताया था, वैल्यू एडेड टैक्स। तो देखिए क्वेश्चन आ गया उसका है कि एक तरीके से जीएसटी वाज इम्प्रूवमेंट ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, तो प्रायरली वही था, इसमें वैल्यू एडिशन टैक्स आएगा। देन उसके बाद ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, यस और नो, 500 और 1000 आंसर आ ही जाएगा इसका। देन उसके बाद में एग्रीकल्चर सेक्टर अपीयर टू बी एडवर्सली अफेक्टेड, सो हाउ वाज द एग्रीकल्चर सेक्टर नेग्लेक्टेड ड्यूरिंग द रिफॉर्म 1991। तो इसके मैंने पूरे की 4 कीवर्ड्स 4 पॉइंट शॉर्ट नोट्स मैंने टारगेट स्टडी में पहले से मार्क करवा रखा है। इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर ये हमेशा क्वेश्चन आता है, तो ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है, उसमें हमने 4 पॉइंट्स और उनकी डिटेल सब कुछ कर रखी है। तो किसी को याद है क्या 4 पॉइंट्स, हाउ द एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज नेग्लेक्टेड? ये 4 मार्क्स में 4 पॉइंट पूरे लिखने पड़ेंगे इसमें। एक कंपटीशन था, एक क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, एक सब्सिडी वाला, और एक पॉइंट और था, कौन सा, एक्सपोर्ट। हाँ ना, उसके बाद में इंडिया इज ऑफन कॉल्ड द आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड, डिस्कस द प्राइम रीजंस फॉर द नेम गिवन बिलो। तो आपको पता है कि इसके 3 रीजन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला क्या है, स्किल्ड लेबर, ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं हम, टेक्नोलॉजी आ गया, स्किल्ड लेबर आ गई, और आईटी इंडस्ट्री आ गया, स्किल्ड लेबर आ गई, ठीक ना, लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, तो 4-5 पॉइंट आराम से हम लिख सकते हैं। नाउ अब देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चंस, व्हाई वर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन इंडिया, तो अगेन वो सारे क्वेश्चन आ ही चुके हैं,
वाई इज़ द नेसेसरी टू बिकम ए मेंबर ऑफ WTO। इन सब के आंसर्स मैंने क्या कर रखे हैं, नोट्स के पीछे ही दे रखे हैं, तो आप आराम से उसको पढ़िए, कोई डाउट है तो पूछना। अभी तो हमारा बस मेन टारगेट ये कि सारे क्वेश्चंस की रीडिंग लगाएंगे और उसमें से फिर टारगेट स्टडी मार्क करेंगे। तो मैं NCERT में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं मार्क करवा देता हूँ, आपको तो सारे ही करने हैं, सबके आंसर मैंने आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, ठीक है। इसमें डाउट हो तो बता देना आप। कई बार ऐसा भी होता है कि आंसर भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन भी है, फिर भी आपको समझ में नहीं आया, तो वो वाला क्वेश्चन आप मेरे को बता देना। बाकी मैं आप इसमें इंपॉर्टेंट मार्क करवाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 3 ईयर्स में कवर हो गए वो तो इंपॉर्टेंट है ही है। और वो आप देखोगे, अगर आप मैच करोगे ना, तो NCERT में से ही उठे हैं बहुत सारे क्वेश्चन, जो सब्जेक्टिव वाले हैं वो मैक्सिमम वहीं से उठे हैं, तो वो तो इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो मार्क करेंगे हम। वाई डिड RBI हैव टू चेंज इट्स रोल फ्रॉम द कंट्रोलर टू फैसिलिटेटर। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चंस बनता है जो फाइनेंशियल सेक्टर का है। हाउ इज RBI कंट्रोलिंग द कमर्शियल बैंक, ये तो हमें बस डायरेक्ट क्वेश्चन है वैसे ही। व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर जहाँ दिक्कत आए तो मेरे को बता देना आप लोग। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, ये भी 1 मार्क्स के लिए सारा डिस्कस हमने कर रखा है। वाई आर द टैरिफ इम्पोज्ड, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग विच आर मेकिंग प्रॉफिट शुड बी प्राइवेटाइज, डू यू एग्री, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लो 9, क्योंकि देखो प्राइवेटाइजेशन के इन फेवर और इन अगेंस्ट, अब ये क्वेश्चन NCERT में दे रखा है बट इसकी डिटेल NCERT में नहीं दे रखी है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हालांकि वैसे देखो इसमें पॉइंट ही याद करने, डिटेल तो मन से लिख लेना, वैसे अपने नोट्स में तो पूरा दे रखा है। तो इन फेवर इन अगेंस्ट दोनों का वाइस वर्सा करना, एक तैयार करिए एक वाइस वर्सा करिए, तो उनके बस पॉइंट याद कर लेना, बाकी डिटेल आई एम वेरी श्योर कि आप लिख के आ जाओगे, और थोड़ा बहुत अपने मन से भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, इतना स्पेसिफिक नहीं है, तो इसमें बस पॉइंट याद करने की जरूरत है। देन उसके बाद डू यू थिंक आउटसोर्सिंग इज द गुड, ये तो आ ही गया टारगेट स्टडी में हमारे, ठीक है। उसके बाद नोट्स में भी प्रॉपर इसका आंसर डाला हुआ है, देखो इसमें एक पार्ट और ऐड हो गया है, वाई आर द डेवलप्ड कंट्रीज अपोजिंग इट, तो ये भी अपने नोट्स में बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है, ये डेवलप कंट्रीज को अपोज क्यों करती है, कोई बता सकता है भाई आउटसोर्सिंग के रीजंस, कहीं वाई इंडिया इज फेवरेबल डेस्टिनेशन आउटसोर्सिंग, ये भी कोई बता देगा, उसके एडवांटेज भी कोई बता देगा, बट अगर दिक्कत आएगी ना किसी को तो इसके पार्ट में आएगी, वाई आर द डेवलप्ड कंट्रीज, और ये अपने नोट्स में गिवन है, तो एनीवन बताइए, उसमें 3 to 4 पॉइंट मैंने मार्क करवा रखे हैं। Outsourcing leads to outflow of investment and funds from the developed countries. बिल्कुल, अनएम्प्लॉयमेंट, एक तो उनका आउटफ्लो होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डाउन हो जाएगा ना उनका, जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो फिर उसके बाद में उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डाउन हो जाएगा, इसके अलावा उनका जो आउटफ्लो है वो हो जाएगा, फॉरेन रिजर्व्स कम हो जाएगा, इसके अलावा वहाँ डेवलपमेंट कम होगा क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो जाएगी, और जो पेरेंट कंपनीज होती हैं, जो बेसिकली वो पेरेंट जो MNC कंपनीज होती है वो अपनी जो होस्ट कंट्री होती है ना वहीं ज़्यादा फोकस करती है, वो पेरेंट कंट्रीज में नहीं करती है। जैसे मैं आज एप्पल की बात करूँ तो एप्पल इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हब लगा चुका है, तो अब धीरे आने वाले टाइम में धीरे धीरे वो इंडिया पे ज़्यादा फोकस करेगा क्योंकि बिजनेस वहीं से मिल रहा है, रेवेन्यू वहीं से मिल रहा है, तो इस वजह से USA को उससे नुकसान हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर रखे हैं। देन उसके बाद में इंडिया इज सर्टेन एडवांटेजेस विच टेकन द फेवरेबल आउटसोर्सिंग, ये तो हमें कर ही लिया। What do you think the नवरत्न policies of the government help in the improving the performance of the public sector undertaking in India? How? ये भी एक important लगा लेना। What are the major sector responsible for the high growth of the service sector? ये भी important है। और ये दोनों 14, 15, तो ये मतलब ये सारे देखो यहाँ से देख लो आप, ये 12, 13, 14, 15 और 16, ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार तो मतलब आपको कंपलसरी करनी, इसके ऊपर वाले से आप रीडिंग भी लगा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आई एम वेरी श्योर कि इन 4 में से एक आएगा डेफिनेटली इस बार। अब इस बार इंडस्ट्रियल सेक्टर आने की संभावना है कि हाउ द इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज नेग्लेक्टेड, एग्रीकल्चर सेक्टर तो आ चुका है, इसके अलावा फिर और जो चांस बन रहे हो किसके बन रहे हैं, ये बन सकता है नवरत्न पॉलिसीज का, ये फैक्टर रेस्पॉन्सिबल द हाई ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर पे फोकस क्यों था, तो मतलब ये 3 तो सेक्टर हो गए ना कि भाई सर्विस सेक्टर को ग्रोथ क्यों मिली और बाकी 2 नेग्लेक्ट कैसे हुए, तो ये सारे परफॉर्मेंस एनालिसिस से ही है, ठीक है। परफॉर्मेंस एनालिसिस में विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लिमिटेशन एंड अचीवमेंट दोनों में से स्पेसिफिक पॉइंट डिटेल में आ जाता है, तो वहीं से क्वेश्चन है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
और लास्ट वाला तो क्या क्या कंक्लूड, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंबाइंड। तो अगर ये आप कर लोगे तो लास्ट वाला क्वेश्चन तो अपने आप ही हो गया, जिसमें आपको दोनों बताने, पॉजिटिव भी बताने और नेगेटिव भी, और फाइनली आपको क्या करना है, कंक्लूड करना है। तो इस तरीके से आपको ये सारा तैयार करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम नोट्स पे चलते हैं, और नोट्स पे चल के हम इसका वो देखते हैं, टारगेट स्टडी देखते हैं। जो इसकी टारगेट स्टडी है वो, वैसे देखो अभी हमारे को पता लगी गई टारगेट स्टडी। चलो आप लोग बता सकते हो, जब तक मैं नोट्स ओपन कर रहा हूं, जब तक आप लोग ट्राई करिए एक बार, क्या होगी टारगेट स्टडी। यस प्लीज। बोलो। आई थिंक इसमें थर्ड चैप्टर के नोट्स ही नहीं है। एक मिनट में मेरे लैपटॉप में देखता हूँ। तो देखो जब तक हम टारगेट स्टडी की मार्क करें, तो आपने सारे क्वेश्चंस पढ़े और उसमें आपको पता लगा कि क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए आप मार्क कर लीजिए, लिबरलाइजेशन के अंदर, रिफॉर्म अंडर द लिबरलाइजेशन, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। कितने हैं बताओ, हाउ मेनी। रिफॉर्म अंडर द लिबरलाइजेशन कितने हैं, जल्दी बोलो। 5 है ना। हेलो, एम आई। हाँ जी, ये क्लास एंड हुई थी तो लास्ट में मैंने क्या बताया था, किस टाइम पे एंड हुई थी एक्चुअली, मेरे को बाद में लेट पता चला। So, आपने क्वेश्चन पूछा था कि आउटसोर्सिंग से दूसरी कंट्रीज के ऊपर। अच्छा, उसके बाद ही एंड हो गई थी क्लास। यस सर, यस सर। अरे बाप रे, और मैं कब से मालूम है बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, मैंने आज ध्यान ही नहीं दिया कि क्लास। तो उसका आंसर तो क्लियर है। सर वो आंसर भी डिस्कस नहीं हुआ था, एंड हो गई थी। तो उसके 4 पॉइंट्स थे ना, 2 पॉइंट तो बच्चों ने बता ही दिए थे। एक तो क्या बताया था, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर द डेवलप कंट्रीज हो गया था। एक अनएम्प्लॉयमेंट होता है उस कंट्रीज में, एक लिविंग जो लो लेवल ऑफ क्या होता है, डेवलपमेंट
लिविंग स्टैंडर्ड डाउन होता सर है। एक और हो सकता था क्या? सर, टेक्निकल नो हाउ ट्रांसफर। हाँ एग्जैक्टली, टेक्निकल चीज़ें। हाँ ये भी एक इम्पोर्टेंट होता फिर है। आपका कैमरा भी बन गया। हाँ तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद में क्या डिस्कस किया था, पे आ जाते हैं अभी। के बाद में मैंने आपको लास्ट के अंदर 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए थे। 5 क्वेश्चंस मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताए थे लास्ट में। देखिए ये वाले लास्ट के जो 5 क्वेश्चंस है ना, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 12, 13, 14, 15 और 16, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मेरा ये मानना है कि इसमें से 100% क्वेश्चन इस बार आएगा, इन 5 में से एक आएगा। आई एम स्ट्रांगली बिलीव इन दिस। तो अब की बार इनमें से डेफिनेटली आएगा। जैसे अभी आप देखें तो ये एग्रीकल्चर के एडवर्स इफेक्ट आ गए कि हाउ द एग्रीकल्चर सेक्टर एडवर्सली अफेक्टेड, क्वेश्चन आ गया। तो अब उसके कॉन्ट्राडिक्शन में क्या बनता है, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का आ सकता है कि हाउ द इंडस्ट्रियल सेक्टर नेग्लेक्टेड, ये आ सकता है। या फिर क्या आ सकता है कि द मोस्ट बेनिफिटेड सेक्टर, तो वो सर्विस सेक्टर। तो तीनों सेक्टर के 3 क्वेश्चन तो यही हो गए हमारे। इसमें तीनों सेक्टर के बारे में दे रखा है कि 2 सेक्टर नेग्लेक्टेड हुआ, एक को बेनिफिट मिला। और उसके बाद जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो तो क्या है, इसमें पहले आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखना और कंक्लूड करना है। और इसके ऊपर ये जो है नवरत्ना पॉलिसीज, और उससे ऊपर मैंने आपको बता ही दिया कि आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। और इसमें अगर एक चीज़ और ऐड कर लो आप कि रिफॉर्म अंडर द लिबरलाइजेशन, तो उसके बाद तो सब कुछ ही कवर हो जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बताए थे मैंने। अब देखिए हम नोट्स पे चलते हैं और टारगेट स्टडी मार्क कर लेते हैं। तो देखिए नोट्स पे आप लोग बताओ, आपको कुछ समझ में आया टारगेट स्टडी में क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं? जब तक मैं नोट्स ओपन कर रहा हूँ, कहाँ फोकस करना चाहिए? सर एक तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर वाला की नेग्लेक्ट कैसे हुआ, हाँ। और बिजनेस वाला एक पॉइंट। एग्रीकल्चर वाला तो आ चुका है, बिजनेस आउटसोर्सिंग का भी आ चुका है, ये तो रिसेंटली आ गए। तो ये तो वैसे भी पढ़नी है हमारे को, ये तो हमने क्वेश्चन आंसर कर ही लिए। बट अब जो टारगेट स्टडी है वो क्या बनती है? पूरे चैप्टर वाइज चलिए, आप शुरू से स्टार्टिंग से चलिए। देखिए 3rd चैप्टर, इसमें मेरे को अभी भी मैंने इसमें 3rd चैप्टर के नोट्स लिए हैं। एलपीजी, ये ओके। तो देखिए जो टारगेट स्टडी है हमारी वो क्या है, ना आप देखिए सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट बनता है वो क्या बनता है, ये तो बस पॉइंट याद करने हैं आपको। नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रीजन से तो पॉइंट से काम हो जाएगा आपको, इसमें तो पॉइंट याद करने हैं बस, डिटेल को रीडिंग लगा लेना आप। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो बनता है, दैट इज ये वाला पार्ट, रिफॉर्म अंडर द लिबरलाइजेशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मतलब यहां से किसी एक में क्वेश्चन 100% आएगा 3 to 4 मार्क्स में, मतलब 100% क्वेश्चन बनता है। इन 5 में से एक जो सेक्टर है वो डेफिनेटली आएगा, ये हो ही नहीं सकता। तो अब इसमें से इंडस्ट्रियल सेक्टर आ सकता है, फाइनेंशियल आ सकता है, कोई भी आ सकता है, ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बट हम ये कह सकते हैं कि रिफॉर्म अंडर द लिबरलाइजेशन पे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इनमें 5 के 5 को आपको तैयार करना है। और आपने अभी देखा MCQs के अंदर और सबके अंदर कहीं ना कहीं इनके क्वेश्चन आए हुए हैं, इनके सारे कवर ही हो गए, उनमें MCQ में सब आ ही गया, लगभग बहुत सारे पॉइंट उसमें कवर हो गए। तो इस तरीके से मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से बने हैं, इन रिफॉर्म से बनते हैं। तो इनको 5 को पूरे रिफॉर्म्स को तैयार करना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद जो ये सारे इसमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दे रखे हैं नोट्स के अंदर, सारे रिफॉर्म्स के प्रॉपर पॉइंट बना के सब कुछ दे रखिए, आप पढ़िए
कोई डाउट है तो बताइएगा। देन उसके बाद में प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है वो आर्ग्यूमेंट इन फेवर और आर्ग्यूमेंट्स इन इंपॉर्टेंट लगवाया है, और एक नवरत्ना पॉलिसीज। ये नवरत्ना पे शॉर्ट नोट्स, नवरत्ना पॉलिसीज का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया, इस पे शॉर्ट नोट्स वही यही आंसर तैयार करना है पूरा, ठीक है। उसके बाद आर्ग्यूमेंट इन फेवर, आर्ग्यूमेंट इन अगेंस्ट, तो बस एक बार एक कर लो आर्ग्यूमेंट इन फेवर, और उसमें भी पॉइंट याद कर लो, कीवर्ड मैंने मार्क करवा रखे हैं, और आंसर अपने लैंग्वेज में लिख देना और वाइस वर्सा कर देना। तो ये यहाँ से प्राइवेटाइजेशन के क्वेश्चंस दो ही टॉपिक इंपॉर्टेंट बनते हैं, एक शॉर्ट नोट्स ऑन पॉलिसी फॉर नवरत्ना, और दूसरा क्या बनता है, आर्ग्यूमेंट फेवर या अगेंस्ट पे बनता है। बाकी तो आप रीडिंग भी लगा लोगे तो आराम से हो जाएगा, इतना ईजी है प्राइवेटाइजेशन। अब उसके बाद में ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में देखिए आउटसोर्सिंग वाला टॉपिक, या ये देखिए ये टॉपिक भी है कि पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और नेगेटिव, यहाँ से भी क्वेश्चन आने लग जाता है आजकल, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट भी आपको तैयार करने हैं। देन उसके बाद में आउटसोर्सिंग का तो बहुत ईजी सा टॉपिक है, तो बस रीडिंग लगा लो तो आराम से कर लोगे इसका, और ये तो मैंने देख भी लिया कि डिसएडवांटेजेस फॉर डेवलप कंट्रीज, ये हमने डिस्कस कर ही लिया ना। उसके बाद WTO, इस बार क्वेश्चन मेरे को लगता है WTO पे बनेगा, तो WTO में आप इसके ऑब्जेक्टिव तैयार कर लीजिए, फंक्शंस बेसिकली इसके फंक्शंस तैयार कर लीजिए, और एक ये इम्पैक्ट ऑफ WTO ऑन इंडियन इकोनॉमी, यहाँ से मेरे को पूरे चांसेस लग रहे हैं इस बार, इम्पैक्ट ऑफ WTO ऑन द इंडियन इकोनॉमी, ये क्वेश्चन आ सकता है। बाकी तो आप इसकी रीडिंग लगाओगे ना WTO में। WTO में मैंने बता रखा ना इस इंट्रोडक्शन में, आपको डेटा देखना है क्या क्या, कि पहले तो गेट की फुल फॉर्म देखनी है, फिर व्हेन वाज गेट एस्टैब्लिश, फिर WTO कब आया, इसके मेंबर कितने हैं, तो इसमें तो ये आपको बस इंपॉर्टेंट डेटा 1 मार्क्स के हिसाब से करने, फिर फंक्शंस मैंने आपको बताए रखे हैं कैसे तैयार करने हैं, और मेन जो तैयार करना है आपको इम्पैक्ट ऑफ WTO ऑन इंडियन इकोनॉमी, यहाँ से मेरे को चांसेस लग रहा है इस बार आंसर क्वेश्चन आने का, तो ये टारगेट स्टडी है हमारी। देन उसके बाद में पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट, इसमें हमने डिस्कस कर ही लिया। पॉजिटिव इम्पैक्ट में सर्विस सेक्टर का पॉजिटिव वाला शॉर्ट नोट्स पूरा क्वेश्चन आ सकता है, सर्विस सेक्टर, हाउ द सर्विस सेक्टर बेनिफिटेड, वो सारा क्वेश्चन NCERT में दे रखा है। फिर दो नेगेटिव के अंदर हाउ द एग्रीकल्चर सेक्टर नेग्लेक्टेड, हाउ द इंडस्ट्रियल सेक्टर नेग्लेक्टेड, और लास्ट में ओवरऑल कंक्लूजन, तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता ही दिए। तो इस तरीके से ये टारगेट स्टडी मैंने आपको मार्क करवा दी है। तो जो 12, 13, 14, 15 जो लास्ट के 5 क्वेश्चंस हैं ना NCERT के, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो 5 क्वेश्चंस तैयार करने, उनके साथ फिर आपको क्या करना है, WTO में इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट तैयार करना है, और इसके अलावा रिफॉर्म अंडर द लिबरलाइजेशन जो है उसके अंदर 5 जो सेक्टर्स है उनको तैयार करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ फोकस कर लो। बाकी जैसे डिमोनेटाइजेशन है, GST है, और पूरा चैप्टर बाकी अगर आप रीडिंग लगा लोगे तो भी आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। अगर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आता है इस टारगेट स्टडी के अलावा, तो आप रीडिंग लगा के जाओगे तो भी आराम से अटेम्प्ट